नमस्कार, मैं मुकेश कुमार उपायुक्त बोकारो बोल रहा हूँ। फेसबुक लाइव के ज़रिए हम लोगों ने तय किया कि जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो भी समय समय पे आपसे रूबरू हो सके और इसी मुहिम के तहत एक बार अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने भी आप लोग से बहुत विस्तारपूर्वक बात की और जो भी दिक्कतें, जो भी समस्या आपके ज़रिए रेज़ की जा रही हैं उसको भी हम लोग तत्काल संज्ञान में ले रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। इट्स ए काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी जिसको हम सब लोग को सामूहिक रूप से हम सब लोग एक किस्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेज, सबकी तो जिम्मेदारी है ही और सब लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं। हो सकता है कई बिंदुओं के ऊपर और ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत हो, लेकिन आप भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने लॉकडाउन को इफेक्टिव बनाने में, प्रभावशाली बनाने में अपनी भूमिका अदा की, उसके लिए जिन लोगों ने भी इस भूमिका का निर्वहन किया है और अभी भी बखूबी कर रहे हैं, वो सब भी बधाई के पात्र हैं। हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जिसमें यह भी तय नहीं है कि हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर है वो बहुत ही टेक्निकल है, बेहद तकनीकी है। यानी मोटे तौर पे जो बात हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं या कराना चाहते हैं वो यह है कि हम सब लोग अगर अपने सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, हम जितना कम मूवमेंट करते हैं, इवन सब्जियों के नाम पे, दवाइयों के नाम पर, जब तक बहुत बेहद अनिवार्य नहीं हो, मैं लगातार अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी, अलग अलग सोशल मीडिया के फोरम पर भी लोगों से अपील मैंने की है। मैं पुनः आज भी ये अपील दोहराता हूँ कि एक जो सबसे सशक्त जरिया है जिससे हम सब लोग इस संकट से सामूहिक रूप से उबर सकते हैं वो यह है कि हम सब लोग अपने अपने घरों के भीतर सुरक्षित रहें। हम सब जानते हैं कि कठिनाई है, यह सहज स्थिति नहीं है और यही वजह है कि आपको आपके घरों के भीतर रहने हेतु जो है न केवल प्रेरित किया जा रहा है, ज़रूरत पड़ने पर जिला प्रशासन बेहद सख्ती भी अपना रही है। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि हर व्यक्ति ये तय नहीं करे कि हमें इसका आदर करना है। हम सब जानते हैं कि कठिनाई है। कई लोग जो दैनंदिन जीवन जीते थे, काम करते थे, उनके साथ बेहद कठिनाई है। कई लोगों के साथ आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं, कई लोगों के साथ आर्थिक दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन घरों के भीतर रहते हुए आपको बाहर जाने का मन करता है। कई बार एक साइकोलॉजिकली भी लोग बैकफुट पे चले जाते हैं। मैं पुनः अपील करूंगा कि ये मानव जाति को बचाने का जो एक पूरा अभियान है एक तरह का, जिसमें हम सब लोग, चाहे दुनिया के सबसे विकसित देश हो, चाहे हम लोग किसी बहुत विकसित देश जिसको यूएसए जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की हालत हम लोग देख रहे हैं, इटली, स्पेन और ऐसे कई राष्ट्रों की स्थिति भी हम लोग लगातार देख रहे हैं। आप भी जो है लगातार अलग अलग फीड के ज़रिए, सूचनाओं के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए उसको पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये चिंतित करने वाला है और चिंतित ही करने वाला नहीं है, बल्कि कई बार जो है बेहद ही डराने जैसा है। हम लोग लगातार इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि हम 5-10 शिकायतों को फिर से निपटा लेंगे जब एक बार कोरोना ख़त्म हो जाए, निपट जाए या उसका एक तरीका ढूंढ लिया जाए। लेकिन अभी जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, एज एन इंडिविजुअल भी और एज ए डिप्टी कमिश्नर भी, मैं आप सभी बोकारो वासियों से अनुरोध करता हूँ कि जो जहाँ है वहीं थम जाए, वहीं घर के भीतर रहे, अपने परिवार के साथ समय गुजारिए और जब तक ज़रूरी नहीं हो तो ये रोज़ जो है, रोज़ नई सब्जी 250 ग्राम खरीदने की जो परंपरा कुछ लोगों ने बना रखी है उसको आप ख़त्म करिए। कई बार मैं देख रहा हूँ लगातार फेसबुक के ज़रिए भी आप लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि लॉकडाउन में इतनी सख्ती है कि मार पिटाई हो जा रही है, पुलिस कार्रवाई कर दे रही है, क्या मेरा अधिकार नहीं है? निश्चित तौर से हम लोग आपके अधिकारों की इज्जत करते हैं और उसी को सुनिश्चित कराने की कोशिश भी है, लेकिन किसी 2, 4, 5, 10 व्यक्तियों को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि पूरे समाज की जो है, जो हेल्थ कंडीशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। इसलिए मेरी अपील ये है कि कई बार रोज़ सब्जी खरीदने की आदत, आपको जो सब्जी की दरकार है आप एक बार में इकट्ठा निकलें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है 5-7 दिनों के लिए इकट्ठा करें। दूसरा, जो लॉकडाउन है इसकी एक बड़ी इसके पीछे एक बड़ा संदेश ये है कि लॉकडाउन तब का मतलब ही क्या रह जाएगा जब हम हर दिन रोज़ अपनी पसंद की मिठाइयाँ और अपनी पसंद की सब्जियाँ खरीद पाते हैं और रोज़ उसको बनाते हैं। अगर दैनंदिन प्रक्रिया जो है, अगर उसको हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और किसी तरह का डिसिप्लिन हम लोग अगर इंश्योर खुद के ऊपर इम्पोज नहीं करते हैं तो तय मानिए कि यह बेहद ही तकलीफदेह होने वाला है। इसलिए मैं पुनः ये चाहूँगा आपसे कि लॉकडाउन को लेकर ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है। निश्चित तौर से जिला प्रशासन को और कार्रवाई करनी चाहिए, जिला प्रशासन को और सख्ती रखनी चाहिए, और दूसरा कि जिला प्रशासन कुछ ज़्यादा सख्ती कर रहा है तो कम कार्रवाई करनी चाहिए। ये दोनों वर्जन फेसबुक पे लगातार आप लोग के ज़रिए हम लोग तक प्राप्त हो रहा है। मैं पुनः अपील करूंगा कि 25 लाख तकरीबन आबादी इस ज़िले की है। हर किसी के पीछे पुलिस या डंडे के दम पर केवल आपको भीतर नहीं रखा जा सकता है।
समानांतर जो वैधानिक प्रक्रिया है उसको भी हम लोग अपनाते हैं। लेकिन अगर हम सब लोग एक दूसरे को नॉक करना शुरू करें, जागरूक रहें, और जब तक ज़रूरत नहीं हो घर से निकलने के पहले ही अगर हम आगाह करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि एक हद तक ये जो लड़ाई है हम जीत पाने की स्थिति में रह पाएंगे। दूसरी बात कि ये अपील लगातार की जा रही है कि खासकर जो बड़े बुजुर्ग आपके घर के हैं उनको आप घर से बिल्कुल बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दें। सब्जियों के नाम पर, दवाइयों के नाम पर भी उनको आप बाहर नहीं ले जाएं, रादर आप उनकी मदद करें। जो युवा हैं घर के भीतर वो मूवमेंट करें और उनको जितना कम हम एक्सपोज करेंगे। आपको पता होगा अगेन कोरोना के भीतर ये एक ट्रेंड है कि जो ज़्यादा हायर एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं उनके वल्नरेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं कि युवा इससे वंचित है या कोई बच्चा इससे वंचित है, लेकिन उनके चूंकि जो एज कंडीशन है, जो हेल्थ कंडीशन है, उसके ऊपर उनके हेल्थ के कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसी स्थिति में कई दफ़े जब जो युवा बाहर मूवमेंट कर रहे हैं वो घर के भीतर जाते हैं, तो एक तटस्थ जो है उनसे एक दूरी बनाकर रखें। साथ ही साथ उनको हम लोग कम से कम एक्सपोज करें। गाहे बगाए ऐसे केसेस बहुत तो नहीं आते, लेकिन कई दफ़े हम लोग जब लगातार राउंड ले रहे हैं तब भी हम लोगों ने देखा है कि लोग जो है कई बार फैमिली के साथ सब्जी खरीदने निकल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीटेडली कह रहा हूँ, निश्चित तौर से जो लीगल एक्शन है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी राइट्स की भी हम रिगार्ड करते हैं, लेकिन किसी को भी इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का अधिकार नहीं है और आपको इसको सुनिश्चित कराने की ज़रूरत है। दूसरा कि अब ये जो संकट की घड़ी है इसमें यह बेहद ज़रूरी है कि आपको जब भी आप बाहर निकलें तो आपको मास्क या मास्क का एक विकल्प लेकर बाहर जाने की ज़रूरत है। जब आप बाहर निकलते हैं तो घर के भीतर आपको मास्क पहने रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कई लोग कि सर सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि अननेसेसरली सैनिटाइज़र को कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन कि आप किसी कार्यालय में काम नहीं करते हो, आप किसी आधिकारिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हो, जहां पे आपको हर बार हाथ धोने का विकल्प नहीं मिलता है, वहीं पे हम सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं। इससे कई बार लोग ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर मुझे सैनिटाइज़र कैसे मिलेगा या मार्केट में कितनी उपलब्धता है। हम लोगों ने सैनिटाइज़र को लेकर काफ़ी प्रयास किया। सरकारी किसी भी कार्यालय में या अस्पतालों में या किसी भी ऐसी जगहों के ऊपर जहां सैनिटाइज़र की सचमुच में आवश्यकता है, वहां सैनिटाइज़र की दिक्कत नहीं है। और आपको मैं बताऊं, ये हम सब के लिए एक तरह का गौरव का विषय है कि सैनिटाइज़र के मामलों में हम लोगों ने संथाल परगना के लगभग सभी जिलों को, इवन हज़ारीबाग, जमशेदपुर जैसे जिलों को, इंडियन रेलवेज़ को, इवन बिहार के कई जिलों को हम लोगों ने आवश्यकता अनुसार सैनिटाइज़र उपलब्ध करा। लेकिन अगेन मैं पुनः हर नागरिक को कहना चाहता हूं कि आपको सैनिटाइज़र की सीधे तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप किसी ऐसी जगह पे काम नहीं कर रहे हैं या बाहर एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। अगर आप घर के भीतर रहते हैं तो आपको सैनिटाइज़र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाएं, सब्जी खरीदने जाएं और वापस लौटें तो तत्काल आप हाथ धोकर, जिसमें कि पूरी एक प्रक्रिया है, 20 सेकंड की प्रक्रिया बताई गई है। मैं रादर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 30 सेकंड तक जो है हाथों को अच्छी तरह से मलकर, और हैंड वॉशिंग के कई बड़े स्टैंडर्ड वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब के भीतर, उसको अपने जहन में उतारिए और गांठ बांध लीजिए कि हमें जब जितनी दफ़े हम बाहर जा रहे हैं उसको नियमित अंतराल के ऊपर न्यूनतम आधे मिनट के लिए हम लोग हैंड वॉश करके ही जो है दूसरा काम घर के भीतर का प्रारंभ करेंगे। मास्क को लेकर जैसा मैंने बताया, कई लोग पूछते हैं कि सर मास्क कहाँ से खरीदेंगे। हम सब जानते हैं कि मास्क को लेकर इन जनरल, चूँकि पहले कभी ऐसी कोई बीमारी का अंदाज़ा ना तो था, ना ही हिंदुस्तान के भीतर हम सब लोग इसकी बहुत प्रैक्टिस रखते थे कि मास्क पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी इस हद तक महसूस नहीं की गई थी। इसलिए जो मास्क की जो उपलब्धता है वो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड रही है मार्केट के भीतर। दूसरा, कई बार जो प्रोडक्शन हो रहा है ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसकी कॉस्टिंग कई बार अफोर्डेबल नहीं रहती है। अगेन सभी कर्मियों को, सभी पदाधिकारियों को, सभी लोगों को, सभी कर्मियों, पदाधिकारियों और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस के कर्मी हैं, उन सब लोगों को मास्क जो है यहाँ से जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उनको हैंड ग्लव्स भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो पब्लिक डोमेन में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकें। लेकिन पुनः आपकी जो परीक्षा आती है उसमें कि मास्क कहाँ से खरीदें, मास्क कहाँ से लाएं। मास्क बनाने के बड़े सरल तरीके हैं। अगर मास्क नहीं भी है तो आप परंपरागत तरीकों का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सूरत में बगैर अपने चेहरे को कवर किए बगैर, यानी जिसमें कि आपको अपने नाक को और अपने मुंह को आपको पूरी तरह से उसको कवर करना है, कवर करके ही आपको बाहर निकलना है। अगर आप बगैर मास्क का इस्तेमाल किए हुए या मास्क के किसी विकल्प का बगैर इस्तेमाल किए हुए अगर आप बाहर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं,
तो निश्चित तौर से आपको चिन्हित करके आपको भी, आपके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप स्वयं भी असुरक्षित होते हैं, दूसरों को भी असुरक्षित करते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर मास्क नहीं है तो आप जो है रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी घर में उपलब्ध कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई महिलाएं जो है लगातार, मैं देख रहा हूँ इवन फेसबुक के जरिए भी, बोकारो जिले की भी कई महिलाएं लगातार स्टिच करके खुद से भी लोगों को मास्क उपलब्ध करा रही हैं। अब मास्क खुद के लिए भी बना रही हैं, दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। मुझे लगता है कि मास्क बनाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। फिर भी हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग फिर से जो भी मेडिसिन की दुकानें हैं जिले के भीतर, उनसे फिर से हम लोग जो है 1-2 दिनों के भीतर बैठक करके उनको मास्क, जो भी सप्लायर्स हैं उनके साथ रेट को नेगोशिएट करते हुए उनको हम लोग उपलब्ध करवाने हेतु प्रेरित करेंगे, ताकि मार्केट में भी जो है इसकी उपलब्धता रिलेटिवली बेहतर दर पे हो सके। लेकिन अगर आपके पास परंपरागत गमछा हो या फिर रुमाल हो या फिर जो है कोई ऐसा तौलिया जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोल हो, स्कार्फ हो जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो फेस को और हमेशा नाक को कवर करके रखें। सो आप किसी भी तरह से कोरोना के जद में, दायरे में नहीं हैं। कई लोगों को देखा जाता है कि मॉर्निंग वॉक के नाम पे निकल जाते हैं। कई लोगों को दूध के नाम पे रोज जो है मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया है। कई लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हम लोग उसकी बहुत पब्लिसिटी इसलिए नहीं करते हैं कि लोगों के नाम को हम लोग भी जानते हैं कि ये पैनिक की सिचुएशन है और कई लोग उस डिस्ट्रेस में भी बाहर आते हैं। लेकिन मैं पुनः आपको आगाह करता हूं कि आप कृपया करके लॉकडाउन के रिगार्ड करें। किसी भी चीज़ को, दूध को, दवाइयों को, सब्जियों को औजार नहीं बनाएं। अगर वो आपके रिलीफ के लिए जो भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आप तक पहुंचाई जा सके, पहुंच सके। लेकिन उसके नाम पर कई बार लोग सेक्टर बदल कर जाकर सब्जियों की दुकान में जा रहे हैं। तो अभी हमने एक बैठक करके निर्देशित किया है एसडीओ को, एडिशनल कलेक्टर को और कंट्रोल रूम के भीतर कि जो भी लोग बहुत दूरी वाली सब्जी दुकान के ऊपर सब्जी खरीदते हुए पाए जाते हैं, जबकि उनके घर के आसपास में अगर ऑप्शन मौजूद है, तो उनके ऊपर तत्काल जो है कार्रवाई करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग ने जो कार्रवाइयाँ की, अभी तकरीबन जो है 4 दर्जन प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लेकिन अगर अभी भी ऐसे लोग वायलेट करते पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और एंडेमिक रूल्स जो बनाए गए हैं उस एक्ट के तहत 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है। तो ये पूरे समाज के लिए, मानव जाति के लिए एक संकट है कि आपको जो है कोरोना से आप बिल्कुल विजिबली नहीं लड़ सकते। उसका तरीका ही ऐसा है जिसमें हम सबको इन बेसिक चेक की ज़रूरत है और इसलिए मैं आपसे लगातार इसकी अपील कर रहा हूँ। कई बार जो है लोगों के पास रिक्वेस्ट आती है कि हमारा बच्चा जो है यहाँ पे फंस गया है, मेरे पिताजी यहाँ पे फंस गए हैं। मैं निश्चित तौर से आपसे सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन ये हम सब की सुरक्षा के लिए है कि जब तक कोई डेथ का मामला नहीं आता है, जब तक कोई बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, इमरजेंसी के केसेस नहीं है, तब तक हम लोग रूटीन केसेस में किसी को परमिट नहीं कर रहे हैं। हम आपके साइकोलॉजिकली जो आप जिस तरह से जो डेफिसिट है वो जो उसकी रिगार्ड करते हैं। हम सब लोग भी जो है जो जहाँ हैं, ये व्यक्तिगत फोरम नहीं है, लेकिन हम सब लोग भी अपने निजी जीवन में कई अपने स्वजनों, परिजनों के उपस्थिति के बगैर ही जो है हम लोग भी रह रहे हैं। लेकिन आपको आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और उनको रादर आप मोटिवेट करें। फिर भी अगर किसी के पिताजी के साथ, माताजी के साथ कोई कठिनाई है, मैं एक एक करके उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन इवन हम लोगों ने कई जगहों के ऊपर जमशेदपुर से, रांची से दवाइयाँ मंगवा कर भी, इवन प्रशासनिक खर्चे के ऊपर भी दवाइयाँ हम लोगों ने इमरजेंसी के केसेस में प्रोवाइड करे हैं, जो आप लोग लगातार अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए देख पा रहे होंगे। सभी केसेस में डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके पास उसको फ्लॉलेसली इंश्योर कराया जा सके, उसको ज़रूर हम लोग अलग अलग माध्यमों से सुनिश्चित कर रहे हैं। चाहे वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हो, जो अलग अलग वेंडर्स के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे सब्जियों के लिए हम लोगों ने जोमेटो को एंगेज कराया, स्विगी पे हम लोगों ने पहली बार इनफैक्ट इंटरवीन करते हुए ग्रॉसरी शॉपकीपर्स को हम लोगों ने स्विगी के ऊपर उपलब्ध कराना शुरू किया। कई लोगों को रेट को लेके हो सकता है कि मुझे 5 रुपये और सस्ता पड़ रहा है। मैं पुनः कहूँगा कि जीवन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ओवर डिटेलिंग हम लोग नहीं करें। निश्चित तौर से फिर भी आपके पास पूरा विकल्प है कि आप दूसरी जगहों से भी ले सकते हैं। तकरीबन 150 से ज़्यादा वेंडर्स, जो ठेले वाले लोग पूरी तरह से ठप पड़ गए थे, उन सबको जिंदा करने का काम किया गया है। जो भी थोक बाजार था, जैसे दुंदी बाजार जहाँ पे सब्जियों की भारी भीड़ लगती थी, बड़ी मंडी थी, उन सबको डिसेंट्रलाइज किया गया है। और बोकारो स्टील सिटी के भीतर जितने एग्जिस्टिंग मैदान हैं उसको हम लोगों ने अनकंडीशनली सब्जी बेचने वालों के लिए, फल बेचने वालों के लिए ओपन करा है। उसी तरह से हर वार्ड के भीतर हम लोगों ने 4 से 6 ठेला वेंडर्स की, जिसको आप वेज कार्ट कह सकते हैं, उसकी हम लोगों ने मैपिंग की है। मैं
पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है अगर आपके घर के नीचे कोई ठेला वाला सब्जी लेकर आ रहा है तो निश्चित तौर से आप उसको पहली प्राथमिकता दें। और पुनः मैं कहूँगा कि रोज़ रोज़ सब्जियों को खरीदने और सब्जियों के नाम पे निकलने की आदत को कम करें। आप 2-3 दिन की सब्जी एक बार में रख सकते हैं, स्टॉक में बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोज़ इसके नाम पे आप ना निकलें। आप निश्चित तौर से किसी और को गच्चा नहीं दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। सबसे पहली जो लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जिसको सबसे ज़्यादा थ्रेट है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, मैं एज ए डिप्टी कमिश्नर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम लोग सभी जगहों पे जाके इसको सुनिश्चित कराने का काम करते हैं। सिविल सर्जन जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, चूंकि ये प्रोफेशनली हम सब लोगों को इसको सुनिश्चित कराना है। आपके पास अगर ये विकल्प उपलब्ध है कि आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, कृपया करके आप उस विकल्प पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करें तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा। दाल भात केंद्रों को लेकर मुझे लगता है बोकारो के भीतर हम लोगों ने पूरे झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया उसके आलोक में सबसे ज़्यादा अब मुख्यमंत्री दीदी किचन और दाल भात केंद्र बोकारो जिले के भीतर चलाया जा रहा है। हम समझते हैं कि बोकारो स्टील सिटी के भीतर सभी सेक्टर में बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगहों से आकर रोजगार के विकल्प के तौर पर अलग अलग जगहों से लोग आकर बसे हैं। कई लोग जो है गोपालक हैं, गाय भैंसे रखी हुई उन्होंने, बड़ी संख्या में अलग अलग सेक्टर में आपको अनऑर्गेनाइज बस्तियां मिलेंगी। सबसे ज़्यादा दाल भात केंद्र, लगभग 95 दाल भात केंद्र, और सभी पंचायतों में न्यूनतम एक मुख्यमंत्री दीदी किचन जो है हम लोग चलवा रहे हैं। इसके बाद भी कई जगह से रिक्वेस्ट आती है, पहली बात कि हर घर के नीचे दाल भात केंद्र नहीं खोला जा सकता है, इसलिए हम लोग को ये भी क्लियर करना चाहिए कि हम लोग जो भी आसपास का दाल भात केंद्र है उसको वहाँ तक पहुँचे। फिर भी हम लोग इसकी मैपिंग कर रहे हैं। कई जगह से सुझाव फेसबुक के ऊपर लगातार आ रहे हैं, आते पहले भी आए हैं, अभी भी लगातार आ रहे हैं कि यहाँ दाल भात केंद्र दे दिया जाए, यहाँ दे दिया जाए। आप भी इस बात को समझते हैं कि हर घर के नीचे दाल भात केंद्र अगर नहीं खोला जा सकता है, 1-2 किलोमीटर की पेरीफेरी में आपको ज़रूर उसकी रेडियस में आपको कहीं जहां छूट गया है, कहीं डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे चीरा चार से कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि वहाँ पे दाल भात केंद्र की दूरी बहुत ज़्यादा हो रही है, केवल एक ही है, उन जगहों के ऊपर निश्चित तौर से हम लोग मैप करके 24 घंटे के भीतर दाल भात केंद्र को हम लोग खुलवा रहे हैं। कई जो है स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें लगी हुई हैं, लेकिन उनसे मेरा आग्रह है कि आप अनावश्यक जो है, जब तक बेहद आवश्यक नहीं हो आप ना निकलें। निकलने के पहले एसडीओ साहब से ज़रूर जो है उसकी अनुमति ले लें, और बिना अनुमति के जो लोग घूमते पाए जाएंगे उनके ऊपर भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरा, मैं पुनः लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया करके कई लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, कई जो है हम लोग व्यक्तिगत तौर से लोगों को जानते हैं जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और ये समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास के पड़ोसियों का ध्यान रखें। लेकिन कई बार हम लोग इसको फोटो ऑप में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। ये समय नहीं है जिसको हम लोग फोटो ऑप में कन्वर्ट करें। जो जेन्युइन लोग हैं, परमिशन के साथ जा रहे हैं, लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2, 4, 5 पैकेट के नाम पे आप घूमकर कृपया करके इसको ना तो लॉकडाउन को वायलेट करें, ना ही किसी की सुरक्षा को खतरे में डालें। दूसरा, ये भी हमने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि अनावश्यक जो भी पासेज इशू किए गए हैं उसको तत्काल रिविजिट करें और उस नंबर को एकदम न्यूनतम किया जाए। जहां जरूरी हो वहीं पे पासेज जो है, जो इस तरह के सामाजिक कार्यों में लोग इन्वॉल्व हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन उसकी संख्या भी सीमित की जाए ताकि इसका अनावश्यक दुरुपयोग जो है ना हो सके। तो वो सुझाव बिल्कुल सही आप लोग की तरफ से भी आया, उस संख्या को हम लोगों ने रिविजिट करने का निर्णय लिया है। राशन को लेकर लगातार मैं बताऊं कि हम लोग लगभग हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा टीमें हैं जो कि बिल्कुल स्पष्ट और सख्त आदेश है कि अगर कोई राशन डीलर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। तकरीबन हम लोगों ने 4-5 FIR भी करे हैं। एग्जैक्ट फिगर आज का हम लोग के पास आ जाएगा। लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि आप भी जाने कि अप्रैल और मई तक का सारा अनाज जो है PDS डीलर को उपलब्ध करा दिया गया। निश्चित तौर से कुछ जगहों के ऊपर अगर लिफ्टिंग की दिक्कत हुई होगी तो आजकल में भी लोगों ने लिफ्ट करा होगा, लेकिन अगर कोई डीलर आपको अप्रैल और मई दोनों महीने का अनाज देने से मना करता है, मार्च पूर्व में दिया जा चुका है और अप्रैल मई दोनों महीने का अनाज, राज्य सरकार का बिल्कुल स्पष्ट डायरेक्शन है। मैं बतौर उपायुक्त आपको आश्वस्त करता हूं कि यहाँ पे लिफ्टिंग करा दी गई है। अगर कोई डीलर अभी भी डिनाई करता है, आप निश्चित तौर से उसको कल जाके क्रॉस चेक कर लें, जिनके यहाँ अभी तक नहीं उपलब्ध हुआ है। चूंकि हम लोग भी लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, हमारे यहाँ से धावा दल का गठन किया गया है, उनसे भी रोज़ की रिपोर्टिंग हो रही है। एक बड़ा मैन पावर इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उसका फीडबैक लेने के लिए लगाया गया। कई जगह से बड़े सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट भी हैं, कई PDS डीलर अच्छा काम भी कर रहे हैं।
इसलिए एक तो एक जनरलाइज वर्जन हम लोग नहीं दें कि फलाना डीलर यहाँ पे नहीं बांटा, आप स्पेसिफिक डीलर की शिकायत हमारे कंट्रोल रूम में नोट कराइए कि फलाने डीलर ने यहाँ पे अभी तक इस महीने का नहीं बांटा है। जिला प्रशासन पूरी दृढ़ता के साथ उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि संकट की घड़ी में भी कई डीलर शानदार काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने बहुत तेजी से, तत्परता से, बहुत ईमानदारी से वितरण करने का काम किया है और उनका भी एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है इसको आगे ले जाने में। लेकिन अगर किसी तरह से अनाज की उपलब्धता को कॉम्प्रोमाइज़ करने का काम किया जाता है या फिर झूठ बोलने का काम किया जाता है या 1 महीने में ही 2 महीने का दर्ज कराया जाता है या 35 केजी की जगह उसको 30 केजी उपलब्ध कराया जाता है या राशन की कटौती कर ली जाती है, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी तत्काल प्रभाव से, जैसा हम लोग कर रहे हैं। डीलर को पहले तो सबसे पहले निलंबित करते हैं, FIR कराई जाती है, उसको दूसरे से टैग करते हैं और फिर उसके ऊपर जो है फर्दर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाती है। और मैंने खुद भी सभी डीलर्स को खुद से एड्रेस करके भी कहा है, हम लोग लगातार बल्क कॉलिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को बता सके कि बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा भी मैं बताऊं कि जिन लोगों ने राशन के लिए अप्लाई किया है, जिन लोगों ने भी राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया है, चाहे वो BSO के लॉगिन में हो या DSO के लॉगिन में हो, उन सभी लोगों के लिए 10-10 केजी चावल देने का प्रावधान किया गया है। पहली फेज़ में हम लोग जिनका जो DSO के लॉगिन में था उसके लिए चावल उपलब्ध करा दिया गया है। BSO के लॉगिन का भी चावल अधिकांश जगहों पे उपलब्ध करा दिया गया। कुछ जगहों पे ये ज़रूर हो सकता है कि चावल की डिमांड चूँकि ऑल ऑफ सडन हम लोगों ने FCI से बढ़ाई थी, तो वो सप्लाई चेन का एक मामला हो सकता है। लेकिन आप ये ज़रूर तय करें कि अगर आपने राशन के कार्ड के लिए बनाने हेतु आवेदन अगर दे रखा है तो आपको 10 केजी का चावल दिया जाना है। कई जगहों पे दिया जा रहा है, कई जगहों से शिकायत ज़रूर मिल रही है कि उनको उनके साथ आनाकानी की जा रही है। निश्चित तौर से आप जिला नियंत्रण कक्ष में इसकी शिकायत दर्ज करें अगर ये आपको चावल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो। कुछ लोगों ने लिखा है कि दाल भात केंद्र जो है पैसे वाले एरिया में नहीं खुलना चाहिए। निश्चित तौर से मैंने जैसा आपको बताया कि लगभग हर पंचायत में एक है, तो सब पैसे वाले एरिया में नहीं खोला गया। जहां भीड़ भाड़ है, जहां हाट है, जहां हाट बाजार है, वहां पे ही इसको खोला गया है। कुछ जगहों से सुझाव आए हैं कि यहाँ पर और ज़्यादा गरीबी है, इसको थोड़ा और अच्छे से देखा जाए। हम लोग लगातार उसके लिए भी काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी सुझाव आए हैं कि कुछ लोग जो है कोरोना बहुत ज़्यादा है बोकारो के भीतर, हॉटस्पॉट बन गया है, फिर भी लोग इसकी रिगार्ड नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया कि दोनों तरह के वर्जन लोग दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती है सर, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग इसकी रिगार्ड नहीं कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी कहा है कि जो इसकी रिगार्ड नहीं करेंगे उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे और आपको लगातार सख्ती ज़्यादा दिखाई पड़ती चली जाएगी। इसलिए सुनिश्चित करें कि इसको जो है हम लोग पूरी ईमानदारी से लॉकडाउन का अनुपालन करें। कई जगहों से लोग सैनिटाइजेशन की डिमांड कर रहे हैं कि सर पूरा एरिया हमारा जो है सैनिटाइज करा दिया जाए। कई जगहों से लोग ये भी कहते हैं कि सर फलानी जगह पे आ गया है साड़म में, तो हमारे बगल में क्यों अभी तक कोरोना का इलाज नहीं हो रहा है, जांच नहीं हो रहा है। मैं बताऊं कि पहले कोरोना की जांच की एक प्रक्रिया है, आपको खामखा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि आप कोरोना को लेकर पैनिक नहीं करें। निश्चित तौर से हमारे यहाँ 9 पॉजिटिव केसेस आए बोकारो के भीतर, लेकिन पिछले 3 दिनों के भीतर लगातार जो है जो भी रिपोर्ट्स आई हैं सब की सब नेगेटिव आई हैं। पहले दिन 58 रिपोर्ट्स जो है मैं बताऊं आपको कि 59 रिपोर्ट्स इनफैक्ट 14 तारीख को 59 सैंपल्स की रिपोर्ट आई और 59 नेगेटिव है। 15 तारीख को 8 सैंपल्स की रिपोर्ट आई, 8 नेगेटिव है। इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि BGS से संबंधित जितने डॉक्टर्स की, नर्सेस की, स्टाफ्स की सैंपलिंग की गई थी उसमें अब तक जितने प्रतिवेदन आए हैं वो अभी तक सारे नेगेटिव हैं। इसलिए कई बार जो है हम लोग अननेसेसरली पैनिक नहीं करें कि BGH से जो भी डॉक्टर नर्सेज निकल कर आ रहे हैं उनको कोरोना हो गया है। कई लोग जो है इसको लेकर कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। कई लोग जो समझ नहीं पाते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज़ है कोरोना के प्रोटोकॉल को लेकर, वो भी इस तरह की मरमरिंग करते हैं। मेरी यही दरख्वास्त है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप डिप्टी कमिश्नर की पेज पर जाके ऑथेंटिक फिगर्स को क्रॉस चेक करें, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की पड़ताल करें। अननेसेसरली सुनी सुनाई बात पर हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दें। और आपको फैलाने के आरोप में भी कई लोगों को हम लोगों ने जेल भेजने का काम किया है। इसलिए आपसे ये गुजारिश होगी कि जो चीज़ आपको क्लियर ना हो उसके ऊपर टीका टिप्पणी ना करें, फेसबुक पे उसके ऊपर नहीं लिखें। कुछ लोगों ने फेसबुक पे ही सुझाव दिया कि कई लोग जो है संप्रदायगत आधार पे चीज़ें लिखते हैं। आपको मैं ये भी बताऊं कि कई ऐसी सांप्रदायिक टिप्पणियों को लेकर भी हम लोगों ने लोगों के ऊपर FIR करा है। आपको उसकी जानकारी भी बीच बीच में हम लोग सोशल मीडिया और प्रेस के जरिए दे रहे हैं। कृपया करके आप
चालाक है, आपने एक ऐसा आईडी बना लिया है जिसमें आपकी फ़ोटो दिखाई नहीं पड़ती है और आपने नाम जो है कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का रख लिया है, तो आप तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। आईपी एड्रेस के जरिए साइबर सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है, हमारी टीम है, जो साइबर सेल है, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की सदारत में काम करती है, वो पूरी मुस्तैदी से इन चीज़ों को चिन्हित करके कार्रवाई करने का काम कर रही है। इससे मेरी गुजारिश है, ये संकट सभी के लिए है, हम सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं, इसको जाति, धर्म और इन चीज़ों के ऊपर बांटने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जेल भेजने में थोड़ा भी परहेज जिला प्रशासन नहीं करेगा। कुछ लोगों ने लिखा है कि कुछ गैस एजेंसी जो है होम डिलीवरी नहीं कर रही है। जो भी सजेशन कंप्लेन आपकी आ रही हैं उस एरिया से तत्काल हमारा कंट्रोल रूम बात करेगा और उसको 24 घंटे में सुनिश्चित कराने का काम करेगा कि अगर कहीं कोई सेंट्रलाइज कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऑलरेडी एक आध ऐसे मामलों में भी एफआईआर हो चुका है, तो मैं फर्दर आपकी जो कंप्लेन है उसको भी हम लोग जॉट डाउन कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं इनफैक्ट, और नोट करने के बाद जो कंट्रोल रूम है उसको वो परस्यू करने का काम लगातार कर रही है। जो अभी भी फेसबुक के जरिए आपकी शिकायतें मिल रही हैं उसके ऊपर भी हम लोग आपका जो फीडबैक आ रहा है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं सैनिटाइजेशन को लेकर जो सवाल आप लोगों ने रेज किए उसमें मैं कहना यही चाहूँगा कि हम लोग प्रायोरिटी पर जहाँ कोरोना के केसेस आए हैं या कोरोना के सस्पेक्ट्स मिल रहे हैं उनको प्रायोरिटी पे हम लोग उस एरिया को सैनिटाइज करते हैं एज पर दी प्रोटोकॉल जो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा डिसाइडेड है। और इसके अलावा जो है डेफिनेटली साफ सफाई को लेकर हमने जैसा बताया, अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अगर आप बाहर निकले तो मास्क पहन लें, ग्लव्स अफोर्ड कर सकते हैं तो ग्लव्स पहनें, और कुछ नहीं तो आपको परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करें। हाथ को बारंबार जो है हैंड वॉश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आधे मिनट तक न्यूनतम करें। हाथ को खूब रगड़ कर एक एक गैप्स को जो है क्लीन करके अगर हम लोग हैंड क्लीनिंग करें तो बेहद ही इफेक्टिव तरीका है। कोई नई चीज़ लाएं तो उसको 8-10 घंटों के लिए न्यूनतम या फिर 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दें, तभी उसका उपभोग करें। तो मुझे लगता है ये बेसिक चेक है जिसके ज़रिए हम सब थोड़े ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन सब चेक के ऊपर आपको घर के भीतर रहना पड़ेगा। हम लोग बारी बारी से सैनिटाइज कराने का काम अलग अलग पॉकेट में कर रहे हैं। कुछ एक जो हमारे यहाँ PSUs काम कर रही है उनका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं है, ये भी शिकायत प्राप्त हुई है। उसको लेकर भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई भी करेंगे। और बेहद स्पष्ट डायरेक्शन है कि पॉकेट वाइज रोज की रिपोर्टिंग सभी कंसर्न PSUs को भी जो उनके एरिया का है, जो प्रभावित क्षेत्र उनका जो कैचमेंट एरिया है उसमें वो सैनिटाइज करने का काम करेंगे। बाकी जगह से एक सैनिटाइजेशन की कोशांग पूरी फुल फ्लेजेड टीम है जो प्रायोरिटी पे गांव को ले रही है, कहाँ कराना है। जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें सबसे पहले कराते हैं, जिसको आप रेड जोन कई लोग कह रहे हैं, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केसेस, फिर उसके बफर जोन की क्लीनिंग और उसके सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ जो भी जो हॉट स्पॉट्स बने हैं बोकारो के भीतर, उसमें हम लोग नाइट विजन कैमरा और CCTV के जरिए भी निगरानी रख रहे हैं। कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है, लेकिन चिंतित होने की जरूरत उन क्षेत्र के लोगों को भी नहीं है। अगर आप मुझे फेसबुक के जरिए सुन पा रहे हैं तो मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा, ये संकट की घड़ी है और आपको किसी शौकिया तौर पे आपको घर के भीतर नहीं रखा गया है, बल्कि आपके परिवारजनों, आपके परिजनों की सुरक्षा के लिए इनफैक्ट आपको घर के भीतर रखा गया है। हम लोग लगातार ग्रॉसरी और मेडिसिन के शॉपकीपर्स को मोबिलाइज करके आप तक चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। भुगतान आधारित जो गरीब लोग हैं उसको भी चिन्हित कर रहे हैं। अब उसके बाद भी जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि ये संकट की घड़ी है, इसलिए सारा कंफर्ट जोन हम लोग एक्सरसाइज करने नहीं दे सकते हैं। और जो भी खासकर इन पॉकेट्स में घर से बाहर निकलता भी पाया जाएगा उसके ऊपर बेहद ही सीरियस एक्शन जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बैरिकेडिंग की गई है, जो नाइट विजन कैमरा लगाया गया है थ्रू ड्रोन और प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस के थ्रू, हम सब लोग ये चिन्हित कर पाने में सफल हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी वायलेशन का मामला नहीं आया। मैं खुद अपने कंट्रोल रूम से बैठकर भी और अपने इवन चैम्बर से बैठकर भी हम लोग रात में भी देख सकते हैं कि कोई मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और मेरी निगरानी में भी है और सब डिवीज़न की निगरानी में भी इसके लिए टीम बनाई गई है। कुछ जो है मिसलेनियस मामले भी आ रहे हैं, पेंशन की कुछ शिकायतें हैं, उसको लेकर भी जैसे किसी ने कहा कि मुझे निःशक्ता पेंशन नहीं मिल पाया है, तो डेफिनेटली आपकी कंप्लेन को हम लोग एक्नॉलेज करते हैं और तत्काल जो हमारी टीम है सामाजिक सुरक्षा की वो आपको तत्काल सुनिश्चित कराएगी कि आपको इसका लाभ जो है तत्काल मिल सके। और कोई टेक्निकल अगर रीज़न है तो बैंकों के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बारंबार हम लोग अलग अलग चैनल से फ्लैश कर रहे हैं इशूज़ को। आप किसी भी शिकायत के लिए हम लोगों ने अलग अलग नंबर जारी किए थे, लेकिन उसको भी सरलीकृत करते हुए हम लोगों ने एक IVRS सिस्टम डेवलप किया है।
आपको इसकी जानकारी है कि इस कंट्रोल रूम के ज़रिए आप सीधे अपने मैसेज को रिकॉर्ड करके आप अपनी समस्या के साथ जो है इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको अगर अपना जैसे ही कॉल कंप्लीट करेंगे तो वो रिकॉर्ड हमारे डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होता है, फिर हमारी टीम उसको एनालाइज कर लेती है और आपको कांटेक्ट भी करती है। मैं आज ही कंट्रोल रूम विजिट करके आ रहा हूँ इवनिंग में। अब 1500 से ज़्यादा मामलों का निष्पादन केवल इस IVRS के ज़रिए जो कॉल आए थे उसको निष्पादित किया गया है। और ये केवल वैसे रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं जो IVRS के थ्रू, जिसमें हम लोग आपके रिकॉर्डेड वॉइस को जो है सिस्टम के ज़रिए, जैसे आपने रेलवेज़ में देखा होगा एक काम करते हुए। इसका नंबर मैं फिर से दोहराता हूँ कि आप नोट कर लें 04433124222। मैं पुनः दोहराता हूँ 044 कोड है 331242222, यानी 3 बार 2 नंबर हम लोगों ने और स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी न किसी ऑफिसर से या कंसर्न कंट्रोल रूम में किसी न किसी व्यक्ति से तत्काल बात करने की ज़रूरत है, तो आप बोकारो का जो कोड है आपका 06542, इसको लगाकर आप 22211 डायल करिए। यानी बोकारो का कोड आपने लगाया 06542, उसके बाद 22211, 222, 3 बार 2 लिखिए, 3 बार 1 लिखिए। बहुत आसान है याद रखना। इसके हम लोगों ने 5 से ज़्यादा लाइनें इसकी डेवलप की हैं, यानी एक ही बार में 5 अलग अलग व्यक्ति हमारे 5 लोगों से बात कर सकता है। आप सीधी अपनी शिकायत, अपनी बात दर्ज कर सकते हैं। कई लोग लगातार भी हम लोग को फ़ोन करते हैं, मैं खुद भी सुबह से कई कॉल आते हैं और लगातार हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को हम लोग रेस्पॉन्ड कर सकें, लोगों को पहुंचा सकें। लेकिन सबसे जो व्यवस्थित तरीका यह है कि कई बार मैं किसी मीटिंग में हूँ, किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हूँ, कहीं दौरे पे हूँ, कहीं हम कोई बैठक ले रहे हैं या एक कॉल पे बात कर रहे हैं, दूसरा कॉल मिस हो रहा है। सबसे जो सिस्टमेटिक तरीका है कि अगर आप इस IVRS कंट्रोल रूम को अप्रोच करें रिकॉर्ड करके मैसेज को, और अगर आपको बात करनी है तो आप 06542 22211 पे कॉल करेंगे, तो ये मेरे लिए भी आसान होगा कि कितने कॉल वहाँ पर आए हैं उसको ट्रैक करना, चूँकि वहाँ से भी सूचनाएं मुझ तक, अनुमंडल पदाधिकारी तक, DDC, तो जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक पहुंच रही है। इसके अलावा एक WhatsApp नंबर भी हम लोगों ने पब्लिक किया है। जो चाहें कि आप मैसेज लिख के टाइप करके भेजना चाहते हैं उनके लिए 9304368511। मैं पुनः दोहराता हूँ 9304368511। इसके ऊपर भी आप अपनी बात, अपनी शिकायत, अपना सुझाव जो है लिखकर भेज सकते हैं। लॉकडाउन को एक्सटेंड करा गया है। हम सब जानते हैं 3 मई तक ये लॉकडाउन अभी कंटिन्यू करना है। निश्चित तौर से हम सब के लिए परीक्षा की घड़ी है, और परीक्षा से ज़्यादा हम सब के एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए ये सबसे सूटेबल तरीका है, जिसमें कि हम सब लोग अपने आप को अगर एकोमोडेट नहीं करते हैं तो एक बड़ी दिक्कत को भी हम लोग को फेस करना पड़ सकता है। अब बोकारो में थोड़ी कठिनाई भी है। आप जान रहे हैं कि 9 पॉजिटिव केसेस आए हैं। मैं लगातार कह रहा हूं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि कोरोना जो है पहले जैसे कि मैं कोई WhatsApp देख रहा था जिसमें बहुत ठीक लिखा था कि लोगों ने पहले कहा कि कोरोना चीन में आया, हमारे यहाँ नहीं है, फिर किसी ने कह दिया इटली में आया, हमारे यहाँ नहीं है, फिर इंडिया में आया तो हमारे यहाँ नहीं है, दिल्ली मुंबई में है, फिर लोगों ने कहा नहीं बड़े शहरों में, छोटी जगहों पर नहीं है, फिर बोकारो में आप कह सकते हैं कि तेलों में है, साड़म में है, हमारे यहाँ नहीं है। तो हम लोग कृपया करके ये तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जब आप ये सुनिश्चित कर पाइए कि आप घरों के भीतर हैं। अदरवाइज जो है आप देख रहे हैं कि इसके अपने खतरे हैं और इससे हम लोग को सावधान रहने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक पहल अभी की गई है, जिसमें एक ऐप लॉन्च किया गया है covid19help.jharkhand.gov.in। इसके विषय में विस्तार पूर्वक अभी जस्ट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी हम लोग को दी गई सीनियर्स के ज़रिए। इस ऐप के ज़रिए जो भी लोग झारखंड से बाहर मजदूरी करने गए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको इस ऐप को डाउनलोड करके अपने अकाउंट नंबर की डिटेल और साथ ही साथ उनको अपना आधार कार्ड की डिटेल उनको शेयर करनी है, और उसको जो है ऑथेंटिकेट करने का काम जिला करेगा, जिसको हम लोग बहुत तेज़ी पे, हम लोग ने ऑलरेडी टीम का गठन भी अभी थोड़ी देर पहले कर लिया है और फील्ड लेवल ऑफिसर्स को भी चिन्हित कर लिया है। इसके विषय में विस्तार से हम लोग जो है इसका प्रोटोकॉल आपको समझाएंगे, लेकिन covid19help.jharkhand.gov.in के ऊपर जाकर जो है इस ऐप को एक्सेस किया जा सकता है।
इस ऐप में आधार की जानकारी और आपको अपने अकाउंट नंबर की जानकारी देनी है। इसमें आपको एक सेल्फी अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है जिसमें आपकी लोकेशन भी आ जाएगी कि आप किस जगह पे फंसे हुए हैं, किस जगह पे आपको कठिनाई है। और इसके बाद सरकार ने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि आपको नियमानुसार जो है सहायता राशि भी उपलब्ध कराएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, एक आपका खाता संख्या, आपका अकाउंट नंबर, दूसरा आधार नंबर और इसके जरिए साथ ही साथ आपकी फ़ोटो। अब कई लोग ये चिंता रेज कर सकते हैं कि भाई मजदूर वर्ग है, कई लोगों के पास स्मार्टफोन की दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर समूह में भी जिसके पास स्मार्टफोन है, आप दूसरे फ़ोन की मदद लेकर भी ये काम आप कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से ऑथेंटिकेट करेंगे तभी जो है भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 20 तारीख से सर्टेन डोमेन में कुछ क्षेत्रों में जो है लॉकडाउन को रिलैक्स किया जाना है। उन क्षेत्रों के भीतर जो रिलैक्सेशन मिलना है उसको लेकर हम लोग डिटेलिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। जो MHA की गाइडलाइन है, यानी जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कॉल लेंगे। जो हमारे हॉट स्पॉट हैं उसको उसमें सर्टेन जो है एक्सक्लूजन्स रखा जाएगा, जिसको कि हम लोग शायद इसमें कुछ कंडीशंस को एकोमोडेट नहीं कर पाए। हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली जो है इसको एग्जामिन भी करेंगे और MHA की जो गाइडलाइन है उसको पूर्णतः सुनिश्चित भी कराएंगे ताकि किसी तरह का पैनिक नहीं हो। और उसमें जिन जिन क्षेत्रों में चीज़ें रिलैक्स की जानी है एज पर दी गाइडलाइन गिवन बाई MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसको हम लोग 20 तारीख से सुनिश्चित कराएंगे। और इसकी जानकारी फर्दर आपको अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए, जनसंपर्क के जरिए आपको दिलवा दी जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने लगभग सारे इशूज़ को टच करने की कोशिश की है। एक ही आपसे दरख्वास्त है, मैं पहले से कह रहा हूँ कि किसी को अगर कोरोना होता है तो आपको उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करें या उनके परिजनों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करें कि वो अपराधी हैं, या ये चांसेस है कि किसी को अगर हो गया है तो उसकी पूरी फैमिली का विक्टिमाइजेशन नहीं किया जाए। कई जगहों से लोगों ने शिकायत की, बीच में लोगों ने नाहक BGH को लेकर कई इश्यूज क्रिएट कर दिए, जिससे कि लोगों में हो गया कि नहीं BGH में सभी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कई लोग अपनी तरफ से भी अफवाह उड़ाते रहते हैं कि यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया। मैं आपको लगातार जानकारी देता रहता हूँ और इसी की वजह से हम लोग लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको सूचनाएं देते रहते हैं। आप नाहक इधर उधर की बातों में नहीं पड़े। जो सूचनाएं आपको ऑथेंटिक रूप से दी जाती हैं उसकी रिगार्ड करें, और अगर कोई संकट आया है तो हम सब लोग मिलकर इसका सामना करेंगे। और निश्चित तौर से बहुत बखूबी आप में से मेजॉरिटी लोग इसकी रिगार्ड कर रहे हैं, और यही रीज़न है कि हम लोग इस कम्युनिटी स्प्रेड को एक लिमिटेड डोमेन में अभी तक रोक पाने की कोशिश कर पा रहे हैं। तब हम लोग लगातार इसकी फर्दर ट्रेसिंग भी कर रहे हैं। दूसरी जो मेरी दरख्वास्त है कि इसको लेकर किसी तरह कि ये अफवाह नहीं उड़ाए कि नहीं आपको बुखार है, छुपा लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे तो कोरोना नहीं होगा। जिसको कोरोना के पॉजिटिव होने के सिम्टम्स हैं, आप बीमारी किसी को कन्फेस करिए या नहीं करिए, अगर वो बीमारी आपको हुई है तो उसका जांच ही एक तरीका है। उसको छुपाया जाना कभी भी कोई तरीका नहीं हो सकता है। कई बालों को लगता है कि अच्छा मैं बता दूंगा तो लोग आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, डॉक्टर साहब आ जाएंगे, उठा के लेके चले जाएंगे। हमारे यहाँ जितने लोग क्वारंटाइन में हैं, मैं आपको बताऊं, अगर आपके परिवार के लोग हैं वो सभी बहुत अच्छे माहौल में रह रहे हैं। हम लोग हर छोटी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप किसी के घर से किसी भी क्वारंटाइन सेंटर को कंपेयर नहीं किया जा सकता, चाहे वो आदमी कितने भी हम्बल बैकग्राउंड का हो या रिच हो। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बतौर जिला प्रशासन ये लगातार प्रयास कर रही है, लगातार SDO, एडिशनल कलेक्टर, DDC के जरिए मॉनिटर भी करिए। मैं खुद क्वारंटाइन सेंटर विजिट करके आता हूं, लगातार उन गांव में भी गया हूं जहां पे इस तरह के कोरोना पॉजिटिव के केसेस मिले हैं। पूरी जिला प्रशासन की टीम गई है, पुलिस अधीक्षक से लेकर पूरी हमारी टीम जा रही है। पर्पस ये है, ये सुनिश्चित कर पाना। निश्चित तौर से डिस्कम्फर्ट है, हम लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं कि आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे, लेकिन ये आपको सुरक्षित रखने का और आपके परिवारजनों को सुरक्षित रखने का और उनके जरिए समाज को सुरक्षित रखने का ये तरीका है। इसलिए क्वारंटाइन सेंटर को लेकर भी अननेसेसरली जो है लोग पैनिक नहीं करें। दूसरा कि कहीं क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है तो निश्चित तौर से क्वारंटाइन सेंटर जब खाली होगा तो उसको पूर्णतः बहुत अच्छे से जो भी उसका SOP उसको सैनिटाइज कराया जाएगा, पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि वो पूर्णतः सैनिटाइज हो गया है। और इसीलिए हम लोग जिनको क्वारंटाइन सेंटर बनाया है या जहाँ पे भी इलाज चल रहा है, प्रॉपर फ्यूमिगेशन, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का जो प्रोटोकॉल है उसको रोज़ जो है हम लोग उसको सुनिश्चित करा रहे हैं। एक जो अच्छी स्थिति है अभी तक, जो आज दोपहर तक की खबर है, जिसमें हमारे पास जो कोविड के पेशेंट हैं, यानी जो कोरोना के मरीज हैं, केवल मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं ताकि आप सब लोग अवगत रहें और फर्दर कोई रूमर स्प्रेड नहीं हो। तो जितने लोग हमारे यहाँ कोरोना के पॉजिटिव केसेस जो हमारे अभी
8 मरीज जो है बीजीएच में हमारे यहाँ एडमिट हैं, उन सबों की हालत जो है पूर्णतः सामान्य है और कहीं कोई ऐसी अभी तक दिक्कत किसी मरीज की तरफ से या डॉक्टर के जरिए जो हम लोग तक रिपोर्ट आई है वो प्रतिवेदित नहीं की है। हम सब लोग सामूहिक रूप से प्रे करें, कलेक्टिवली प्रे करें, अपने डिसिप्लिन को, अपने कंडक्ट को और हाई रखें। आपको दिक्कत हो रही है, हम इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग उस दिक्कत की वजह से ही जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे दूर किया जाए। जहाँ पे लोगों को, मजदूरों को कठिनाई आ रही है भोजन की, जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। निःशुल्क दाल भात केंद्र में किसी तरह की राशि नहीं ली जा रही है। किसी भी दाल भात केंद्र में, चाहे वो मुख्यमंत्री दीदी किचन हो या दाल भात केंद्र है, उसका आप लाभ उठाएं, लेकिन उसमें भी आप गरीब लोगों को प्रायोरिटी दें जो सचमुच में जिनकी स्थिति ये नहीं है कि भोजन अफोर्ड कर सकते हैं। ये उनके लिए है। कृपया करके जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे है। और चूंकि बड़ी संख्या में अनाजों का बड़ी संख्या में जो लाभुक है उनको पीडीएस से अनाज भी उपलब्ध कराया गया है, इसलिए जिनको ये बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस केंद्र का लाभ। इसके अलावा भी आपको जो कठिनाई आ रही है, मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे रोज 150-200 कॉल्स आते हैं, कई बार एक एक आदमी को आंसर करना, बता पाना और कई सारी आधिकारिक जिम्मेदारियों के बीच में संभव नहीं हो पाता है और कई बार उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाती, क्योंकि एक एक कॉल पे उसकी सूचनाएं हम लोग लिख के नहीं रख पाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि जो IVRS का नंबर जो हमने आपको बताया इस फेसबुक लाइव के क्रम में, या फिर जो आपको एक सिंपल सा नंबर दिया है 3 बार 2 3 बार 1 222-111, और इसमें आप बोकारो का कोड लगा दीजिए, आप कॉल करिए। आपकी कॉल को हम दर्ज भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उसके ऊपर कंप्लाइंसेस भी मांग रहे हैं और वो ज़्यादा स्वस्थ तरीका है कंप्लाइंसेस को तेज़ी से करा पाने का। मुझे लगता है कि मोरलेस जितनी चीज़ें आपने कही उसको हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। जो लॉकडाउन की डिसरिगार्ड अभी भी करते हुए नजर आएंगे, उनके साथ हम बेहद सख्ती से पेश आने वाले हैं। थूकने के ऊपर भी, यत्र तक थूकने के ऊपर भी रोक लगाई गई है, उसके लिए भी हम लोगों ने आदेश निकाला है। सरकार का स्पष्ट आदेश है, जो भी इधर उधर थूकता हुआ पाया जाएगा, हम सब जानते हैं कि कई तरह के फ्लू, कई तरह के संक्रमण, इवन कोरोना के संक्रमण में भी इस थूकने की हैबिट से बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। आपसे अनुरोध नहीं है, आपको स्पष्ट आदेश है कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उसको चिन्हित करने का काम प्रशासन करके जेल में भेजेगी। और आपसे ये अनुरोध है, आम जनमानस से अनुरोध है कि जो ऐसा कर रहे हैं, जो इस तरह का की हैबिट को इनकरेज कर रहे हैं, उसकी सूचना हम लोग तक दीजिए। आप सभी अगर आम पब्लिक इसकी सूचना देती है तो मुझे दरख्वास्त है उन लोगों से जो कि ऐसी सूचनाएं उपलब्ध करा सकें, और जो थूकते हैं उन लोगों को स्पष्ट आदेश है कि कृपया करके आप ऐसा करना बंद करें, अन्यथा आपको संभवतः जेल की हवा खानी पड़ेगी। और आपको रोज हम लोगों ने तय किया कि सोशल मीडिया पे अब हम लोग फिगर भी शेयर करेंगे कि किन लोगों को थूकने के आरोप में भी जो है हम लोगों ने कार्रवाई चिन्हित की है, जो अभी तक हम लोग पब्लिक डोमेन में। मेडिसिन की कोई क्राइसिस नहीं है। हम लोग लगातार, हमने मेडिकल शॉपकीपर्स की एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। खुद मैं, मुझे लगता है कि पिछले एक सप्ताह में मैं इनके यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे 2-3 दफ़े मिल चुका हूं। SDO लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। किसी मेडिसिन की कोई क्राइसिस नहीं है। जो मेडिसिन पूर्व में ही बोकारो में उपलब्ध नहीं रहती थी उसकी अनुपलब्धता एक दूसरी बात हो सकती है, लेकिन जो जेनरिक और रेगुलर मेडिसिन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा जहाँ भी कोई कमी नजर आ रही है सिविल सर्जन की सदारत में उसका ध्यान हम लोग रख रहे हैं। मैं जो ई रिक्शा के एक लोगों ने लिखी है कि जिन्होंने बड़ी मेहनत से ई रिक्शा लिया है, चूंकि वो चला नहीं पा रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप ई रिक्शा के ऐसे लोगों को व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट करके उसकी सूचना उपलब्ध कराएं। हम लोग को अभी भी और ज़्यादा राशन कार्ड्स की ज़रूरत है टाइप का, लोग राशन घूम घूम कर बेच सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, तकरीबन 150 ठेला वेंडर जो पहले सब्जियां उस तरह से नहीं बेच रहे थे उनको हम लोगों ने इंगेज कराया। तो अगर कोई ई रिक्शा किसी के पास है और वो राशन या सब्जियों की बिक्री में अपने आप को इंगेज कराना चाहता है तो हम उनको भी इंगेज कराने को तैयार है। यथासंभव उनको हम इंगेज कराएंगे। तेलों के आसपास जो छिड़काव का मामला, मैं आपको बताऊं कि तेलों हमारी पहली प्रायोरिटी थी। जो उसका जो कंटेनमेंट प्लान और बफर जोन है, इसके आसपास के क्षेत्रों को भी बहुत जल्द सैनिटाइज किया जाएगा, लगातार किया जाना है। बहुत जल्दी आपको जो है आपको दिखाई पड़ेगा जो उसके आसपास के पंचायत हैं, भटियारी पंचायत है, उसके तेलों के पास चंदपुरा के आसपास का जो एरिया है पूरा उसको हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं।
कई हम लोगों ने अपेक्षा की है विद्यालय प्रबंधन से, हम लोग देखेंगे कि उसके क्या लीगल ऑप्शंस हो सकते हैं। ये अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट लेटर दिया है और इसको लेके अभी हम लोग अननेसेसरली पैनिक नहीं करें। जब सिचुएशन आएगी तो हम लोग देखेंगे। किसी के टीचर के सैलरी को डिनाई प्रबंधन नहीं करेगा। ये हम लोग जो है जो भी उसका वैधानिक तरीका है उसके ज़रिए सुनिश्चित कराने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि हमने ज़्यादातर सवाल आपके लिए हैं। मैं पुनः कह रहा हूं कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कोई कठिनाई नहीं हो, लेकिन हम सब चूंकि एक वैश्विक कठिनाई से गुजर रहे हैं, इसलिए जो कठिनाई है ये इस मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको घर के भीतर रखा जाता तो आपकी सुरक्षा और आपके ज़रिए पूरे समाज की सुरक्षा के लिए है। हम सब लोग इस मोमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, रादर हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इससे आगे बढ़ा जाए। आप भी इसमें मदद करें। मुझे पूरा यकीन है कि जिस मुस्कुराइए आप बोकारो में का एक नारा हम लोगों ने दिया था, सचमुच में हम सब लोग अगर ये सामूहिक प्रयास करेंगे तो बोकारो बहुत जल्द जो है और तेजी से आपको मुस्कुराता हुआ दिखेगा। हम बहुत जल्दी चीज़ों को नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है रिस्टोर कर सकते हैं और ये तभी संभव है जब हम सब लोग कलेक्टिवली इसमें कंट्रीब्यूट करें। और यही वजह है कि हम सब लोग कोरोना की इतनी ज़्यादा खबरें पढ़ और सुन रहे हैं कि कई बार घर के भीतर भी साइकोलॉजिकली जो है बैकफुट पे चले जा रहे हैं, थोड़े स्ट्रेस में हैं। जिला प्रशासन ने एक मुहिम भी शुरू की है कि टेल्स ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड पॉजिटिविटी। हम जानते हैं संकट की घड़ी में भी परिवार के साथ रहते हुए आपके पास बड़े रोचक प्रसंग होंगे, बड़े अच्छे किस्से, छोटी छोटी कहानियाँ होंगी, टू लाइनर्स होंगे, दादी नानी की कहानियाँ होंगी जो उन्होंने कभी आपको सुनाई होंगी, या कोई ऐसी उपलब्धि जिसमें कि आपको उस दिन सचमुच मज़ा आ गया हो, जिसमें कि जिस दिन आपके बेटे ने या आपकी बिटिया आपकी डॉक्टर बन गई हो, आपका बेटा कहीं IAS IPS बन गया हो, टीचर बन गया हो, आपको अच्छा लगा हो उस दिन, या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी उपलब्धि जो सचमुच में आप पब्लिक डोमेन में साझा करना चाहते हैं। जिला प्रशासन चाहता है इस स्ट्रेस भरी समय के भीतर भी हम थोड़ी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकें। कोरोना के विषय में जानना ठीक है, उसके विषय में बहुत ज़्यादा अनुसंधान अगर आप रिसर्च स्कॉलर नहीं हैं तो ना करें, उससे और ज़्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। आप लाइटर मोमेंट्स को एंजॉय करिए। आप जो पब्लिक डोमेन में आप साझा करना चाहते हैं, आप टेल्स ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड पॉजिटिविटी अभियान का हिस्सा बने। और चूंकि कई दफ़े मुझे भी लगता है एज एन इंडिविजुअल कि मैं दिन भर कोरोना पे बात करता हूँ और कोरोना की खबरें देखता हूँ, तो हम सब थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। अभी DPS के शिक्षकों की मदद से जो है, शिक्षिकाओं की मदद से हम लोगों ने टेल्स ऑफ हैप्पीनेस में अलग अलग लाइव प्रोग्राम कर अलग अलग योगा के रिगार्डिंग, इनफैक्ट पेंटिंग्स कैसे करें या फिर लिटरेचर को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हम लोग और ज़्यादा एक्सपर्ट्स को अलग अलग फील्ड से, अलग अलग विद्यालयों से भी इंगेज कराने जा रहे हैं। आप उसका भी आनंद उठाइए। उद्देश्य ये है कि हम सब लोग क्रिएटिविटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ और कलेक्टिवली इस संकट से पार पाने का सामूहिक जो यज्ञ चला रहे हैं, इसमें हम सब लोगों को थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव आहुति देनी पड़ेगी। सबको थोड़ा अनुशासन अपने ऊपर इम्पोज करना पड़ेगा, अन्यथा जो है जो भी इसको वायलेट करता है, कई बार आप उसको आप ये कहते रहते हैं कि मुझे लाठी से पीट दिया गया, हमारा अधिकार छीन लिया गया, क्या मुझे निकलना, मैं नागरिक नहीं हूँ, सम्मानित नागरिक नहीं हूँ। आप सम्मानित नागरिक हैं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। आप भी जो है इस संकट की घड़ी में सामूहिक रूप से एक दूसरे की मदद करें, लेकिन इस रेस्पेक्ट के साथ कि आप जितना अलग रहते हैं, अकेले में रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, उतना ही समाज सुरक्षित है। हम लोग अगले फेसबुक लाइव के ज़रिए और भी समय में जो भी वरीय पदाधिकारी हैं वो भी आपसे बातचीत करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द बोकारो सचमुच में मुस्कुराता हुआ दिखेगा। इसी विश्वास के साथ जिला प्रशासन हर कदम पे आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।